Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me Taimur and I hope you all are doing well. Dear students, आप लोगों का UET E-CAT बहुत करीब आ गया, कुछ ही दिन रह गए हुए हैं और आप लोगों के लिए सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम UET E-CAT 2025 की प्रिपरेशंस के हवाले से तमाम कंटेंट लेके आया। मोस्ट ऑथेंटिक और रेलिवेंट टू योर प्रिपरेशंस हैं। इन तमाम वीडियोस को, इन तमाम सीरीज़ को, इस तमाम प्लेलिस्ट को लाजमी तौर पे देखें। आप डेली बेसिस पे इन तमाम वीडियोस को देखते जाएं और कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल आप इन तमाम चीज़ों को कवर कर लें। इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यूईटी ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के 2025 की प्रिपरेशंस के हवाले से, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड किया है उसमें 7 से 8 फिजिक्स के फुल लेंथ पेपर मैंने सॉल्व किए हैं, जिसमें 30 एमसीक्यूज आपको करवाए हैं। तो वो मेक श्योर करें कि आपको हमारे रीसेंट वीडियोस में नजर आ जाएंगे, ऊपर थंबनेल पे भी आपको देख के पता चल जाएगा कि फिजिक्स के जो 7 से 8 पास पेपर ओरिजिनल ई कैट के एमसीक्यूज करवाए हैं उनको लाजमी तौर पे कवर करें। अब जैसे ना, अब मैंने 7 पेपर सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज 210 बनता है, तो उन 7 वीडियोज में 210 एमसीक्यूज खाली फिजिक्स का क्लियर हुआ है आप लोगों का। ये अभी 2025 की बता रहा हूँ बात, 2000 ये 23 और 24 पिछले सालों की बात नहीं बता रहा, अभी का कंटेंट बता रहा हूँ जो लेटेस्ट है। उसके बाद फिजिक्स की 11 फिजिक्स के पास पेपर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया है। ऑलमोस्ट वो भी आप लोगों के 200 के करीब बनते हैं। उसके बाद मैंने अभी इस वीडियो में आप लोगों को 12 फिजिक्स कंप्लीट करवा देने हैं, कंप्लीट पास पेपर मैंने आप लोगों को करवा देने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को मैथ के 11+12 कंप्लीट मैथ का पेपर सॉल्व करवाया हुआ है, मतलब 11+12 दोनों क्लासेस के तमाम पास पेपर ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ ई कैट की बातें हो रही है, ई कैट के रेलिवेंट करवाया। उसके बाद 3 4 पेपर अलग से भी मैथ के सॉल्व करवाए हैं। इसके अलावा जर्नल वीडियोस आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर अपलोड की है, आपके लिए प्लान्स को डिस्कस किया, आप लोगों के लिए कंप्रीहेंशन को डिस्कस किया है। तो इतना ज़्यादा रेलिवेंट और ऑथेंटिक और कंप्रीहेंसिव कंटेंट आप लोगों के साथ हम शेयर कर चुके हैं। तो मेक श्योर कि यू हैव वॉच दोस ऑल वीडियोस कंप्लीटली, और आई होप कि आपको वो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगा। अगर आप उन तमाम चीज़ों को कर लेते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे और अच्छे खासे बूस्ट अप हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप लाजमी तौर पे उन तमाम वीडियोस को देखें। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यूईटी ई कैट 2025 की प्रिपरेशंस के वाले से। अगर तो आप लोगों ने अपना कंबाइंड एंट्री 1 देना है या कंबाइंड एंट्री 2 देना है फॉर योर 2025 एडमिशंस, तो ये तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आप 12 फिजिक्स का कंप्लीट पास पेपर का सोल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम ने ये एफर्ट किया है। तो अब आप लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने इस वीडियो को खुद भी शुरू से लेकर एंड तक देखना है, एंड मेक श्योर कि आप लोगों ने इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाना है। जो आप लोगों के फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, कॉलेज क्लास फेलोज अकेडमीज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स ई कैट को अपीयर करने जा रहे हैं, ई कैट को वो क्लियर करने जा रहे हैं, उनका एग्जाम देने जा रहे हैं, तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने उन तक भी शेयर करना है, और अपने मार्क्स और रिजल्ट्स आप लोगों ने इस नंबर पे शेयर करने हैं लाजमी तौर पे। और अल्लाह से दुआ है कि आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए, तो आप लोगों ने मार्क्स रिजल्ट इस पे शेयर करने हैं, और जो एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाएंगे ई कैट के पेपर में वो तमाम भी इस नंबर पे। अभी आप लोग 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और उस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने अपने रिजल्ट्स इस पे शेयर करने, एक तो हम उनको इंशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज में ऐड करेंगे। उसके बाद आप लोगों को हम बेहतरीन गाइडलाइन देंगे, प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग करेंगे कि आपके लिए कौन कौन सी फील्ड बेहतरीन है, कौन कौन सी फील्ड बेस्ट है। तो आप सारे हमारे स्टूडेंट हो, आप लोगों का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कल को बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन करना है इंशाल्लाह। तो ये आप एमसीक्यूज भी शेयर कीजिएगा, रिजल्ट्स भी शेयर कीजिएगा, और यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में पहला एमसीक्यूज है जो ई कैट 2006 में हमसे पूछा गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही सिंपल सी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जाउल के इक्वल होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है, और जब भी एनर्जी आपको पूछा जाना है तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला याद रख लो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। इस फार्मूला से निकालना है, तो W किसके इक्वल आ जाता है, Q V के आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के केस में Q की जगह पे E और V आ गया, तो ये W क्या होता है, वर्क डन, जो कि एनर्जी के इक्वल होता है, तो ये E V के इक्वल आ गया। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और वोल्टेज है तो 1 वोल्ट लेंगे, तो इतना चार्ज है
और तो ये हमारे पास इतना वोल्ट है, तो ये कितना बन गया, 1.6 इंटू 10 to the - 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। तो हैंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the - 19। तो ये चार्ज कूलम, कूलम वोल्ट बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो उसको हम क्या लिखेंगे, कूलम। और कूलम वोल्ट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, जाउल के, तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कूलम वोल्ट लिख लो, ये जाउल लिख लो, बात एक ही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 8.85 इंटू 10 to the - 12। और याद रखिएगा आगे यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन है ना, तो पर न्यूटन, पर मीटर स्क्वायर है तो पर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ पे दिख रहा है, ये हमें अल्फा ऑप्शन में दिख रहा है। दो चीजें हैं कि एक यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट होता है विच इज डिनोटेड बाय के, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और जो वैक्यूम परमिटिविटी है ये हमारे पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल ऑल प्रोवाइड बेस्ट शील्डिंग फॉर कूलम फोर्स। बेस्ट शील्डिंग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, वाटर को शील्ड करने के लिए, तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है इफ द डिस्टेंस इज डबल बिटवीन टू चार्जेस कूलम फोर्स विल बी। एक सोचने वाली बात है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब डिस्टेंस को डबल किया जाएगा कूलम फोर्स रिड्यूस टू 4 टाइम हो जाएगी ना। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। रिड्यूस हो जाएगी 1/4, रिड्यूस हो जाएगी 4 टाइम, या इसको कह लो बिकम्स 1/4 टाइम। या इसकी जगह अगर होता ना बिकम्स 1/4, तो 1/4 हो जाएगी, मतलब 1/4 होने का मतलब है 4 गुना कम हुई है ना। अगर तो ना बिकम्स 4 टाइम, नॉट 1/4, तो इसका मतलब है 4 गुना बढ़ेगी। वो बढ़ेगी कब, जब रेडियस हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक है। दैट इज नॉट रेडियस, डिस्टेंस। व्हाट इज द चार्ज ऑन पार्टिकल हैविंग कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफेरेड इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ये। अब एक रिलेशन का आपको पता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, चार्ज पूछा जा रहा है, कैपेसिटेंस कितना है, माइक्रो फेरेड का 50 माइक्रो फेरेड, 10 to the - 6 आ गया। पोटेंशियल 8 का है, तो यहाँ पे देखो तो ये 400 हमारे पास बनता है, ठीक है। 5 8 × 40 और एक जीरो और मल्टीप्लाई बाय 10 to the - 6 बनता है, ऐसे ही है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका अगर मैं पॉइंट इधर लेके आ जाऊं, इसका पॉइंट अगर यहाँ पे पड़ा है तो मैं इधर लेके आ जाऊं, तो 4 × 10 ट्रेज। अब पॉइंट +2 में बढ़ा ना, राइट टू लेफ्ट अगर आया, पॉइंट को मैं इधर से इधर शिफ्ट किया है, तो +2 और +2 इस -6 में से माइनस होके -4 बचेगा, तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। सही है, देखो ना, 400 × 10 to the - 6 है। इसको मैं लिख सकता 4.00 × 10 to the - 2, क्योंकि ये दो पॉइंट इधर गया है, और आगे 10 to the 6 तो एज इट इज था -6 वाला। इन दोनों को सॉल्व करो तो 10 to the - 4 ही आता है ना, और साथ ये 4 का 4 आ गया। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर आप पॉइंट चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 5 वोल्ट एट डिस्टेंस 1 मीटर, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चार्ज क्यू एट डिस्टेंस 3। अब एक सोचने वाली बात है, चलो इस हिंट भी नीचे दिया हुआ है, इस चीज को भी आप साइड पे एक दफा कर लो। एक सोचने वाली बात है कि अब पॉइंट चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 5 वोल्ट की 1 मीटर पे। अब 5 वोल्ट है 1 मीटर पे, व्हाट विल बी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट 3 मीटर। अब डिस्टेंस को 3 मीटर कर दिया गया है, डिस्टेंस को कितना कर दिया गया, 3। तो पहले कितनी है, 5 वोल्ट, यानी 5/1 है ना, ऊपर पोटेंशियल नीचे डिस्टेंस, तो 5 आ गया। अब Q इज इक्वल टू क्या है, V/R, ऊपर पोटेंशियल कितना है, 5, ठीक है। पोटेंशियल कितना है, 5, वो कह रहा है व्हाट विल एब्सोल्यूट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट एट डिस्टेंस 3 मीटर। तो पोटेंशियल तो 5 है, लेकिन अब डिस्टेंस 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 5/3। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है एयर फील्ड कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस इतनी डाइलेक्ट्रिक, व्हाट विल बी सी। एयर फील्ड कैपेसिटर, एयर फील्ड का मतलब क्या होता है, एयर फील्ड का मतलब है सी, वैक्यूम दी हुई है ना। तो भाई देखो एप्सिलन आर हमारे पास होता है सी मीडियम अपॉन में सी वैक्यूम। तो यहाँ पे सी मीडियम निकालना है, अब वो कह रहा है डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया गया, अब न्यू कैपेसिटेंस कितनी होगी, सी मीडियम पूछ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, एप्सिलन आर मल्टीप्लाई बाई सी वैक्यूम, ये इक्वल होगी सी मीडियम के, तो ये रिलेशन बनेगा ऐसे। तो एप्सिलन आर 1 का है, सी वैक्यूम कितनी है 10 माइक्रोफेरिड की, ऐसे ही है। तो सी मीडियम भी 10 माइक्रोफेरिड की आ जाएगी, वो भी कितनी आ जाएगी, 10 माइक्रोफेरिड। तो क्या सेम निकली, बिल्कुल सेम है, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे, गॉट इट। हाँ, अगर यहाँ पे होता ना सेम और इसकी जगह मान लो होता 10 माइक्रोफेरिड और आगे ऑप्शन होता बोथ का, फिर बोथ को चूज करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरफिल कैपेसिटर इतना है, डाइलेक्ट्रिक व्हाट विल बी कैपेसिटेंस, दोबारा देख लो कि भाई अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतनी है, तो ये देखो सी मीडियम का अभी रिलेशन पड़ा है, दैट विल बी एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाई सी वैक्यूम। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन आर कितना है 2, और कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरिड की, तो कितनी हो जाएगी 2 माइक्रोफैरिड की हो जाएगी ना, जो कि हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलम फोर्स ऑफ 1.8 न्यूटन एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्जेस व्हेन एयर इज प्रेजेंट बिटवीन देम। अच्छा, ये 1.8 न्यूटन के वन एयर इज प्रोड्यूस, तो मैं सीधा सा यहाँ से इसको लिख लूंगा एफ वैक्यूम या एफ एयर लिख लेंगे, 1.8 का है। फिर कहते हैं डाइलेक्ट्रिक को रखा गया 2 का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का है, तो भाई याद रख लो एप्सिलॉन आर होगा एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम। दो चीजें नोट करने वाली हैं, दो चीजें जो अब आपको बहुत अच्छे से देखनी है। अगर कैपेसिटेंस में बात करें तो ऊपर सी मीडियम आता है, नीचे सी वैक्यूम आता है। अगर कूलम फोर्स की बात करें तो ऊपर कूलम फोर्स का वैक्यूम वाला, नीचे मीडियम, मतलब डाइलेक्ट्रिक को रखने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक को रखने से कूलम फोर्स कम होती है, क्योंकि ये देख सकते हो यूनिवर्सली है मीडियम के। तो यहाँ से मीडियम निकालना, मीडियम इधर आ गया, और एफ वैक्यूम कितना है 1.8 और डाइलेक्ट्रिक कितना है 2, तो ये पॉइंट खत्म किया 20। तो कहीं ना कहीं पे आपको लगता नहीं है 18/20 है, तो ये 1 पॉइंट तो हो नहीं सकता, 3 वाला भी नहीं हो सकता, तो पॉइंट पॉइंट कुछ आएगा ना 9 के करीब करीब, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये इसको अगर करोगे वैसे भी दे सकते हो, 2 9 × 18, 2 10 × 20, तो 9/10 कितना बनता है, 0.9 ही बनता है, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि बाज दफा ई कैट में नीचे हिंट भी दिए होते हैं, ठीक है, जो पेपर बेस्ड क्वेश्चन होते थे ना उसमें नीचे हिंट दिए होते थे। तो यहाँ पे देखिए आगे है इफ अ कैपेसिटर इज चार्ज एट फास्टर रेट आर विल बी। अब देखो कैपेसिटर को फास्ट रेट पे चार्ज किया गया है, ठीक है, तो जब फास्ट चार्जिंग हमारे पास होगी तो मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा है, चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, और करंट और चार्ज ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद यू हैव 15 कैपेसिटर अवेलेबल विद ईच 15 नैनो फैरड, यू नीड टू कैपेसिटेंस फाउंड 150 नैनो फैरड ऑफ सर्किट, यू कैन अचीव दिस वैल्यू। अब सोचें जरा कैपेसिटर का सीरीज में क्या कॉम्बिनेशन बनता है, सीरीज में होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, गॉट इट। पैरेलल में बनता है सी इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और इसमें बनता है NC1, ऐसे ये पैरेलल में ये कॉम्बिनेशन होता है। तो भाई 15 कैपेसिटर हैं, सबकी 15 नैनोफैरड है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम 15 कैपेसिटर तो अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें से कितने लेंगे, 10 ले लेंगे, 10 ले लिए कैपेसिटर, और 10 मल्टीप्लाई बाई एक की कैपेसिटेंस कितनी है 15 है, तो ये कितना बन जाएगा 150 नैनो फैरड, यही बनाना था ना। तो मतलब 15 में से पहली तो बात है 10 कैपेसिटर लिए जाएंगे, और लगाए भी कैसे जाएंगे, ये NC1 ये किसका फार्मूला होता है, पैरेलल का। तो 10 कैपेसिटर आउट ऑफ 15, 15 में से 10 कैपेसिटर लेंगे और लगाएंगे, किसके अंदर लगाएंगे हम, पैरेलल के अंदर। तो 10 कैपेसिटर के सीरीज में नहीं भाई, 12 कैपेसिटर नहीं, 12 तो लेने ही नहीं, 8 भी नहीं लेने, हाँ 10 कैपेसिटर लेने हैं और लगाने भी पैरेलल के अंदर है। याद रख लो सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर निकालते हैं 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ये सीरीज है कैपेसिटर का, और ये रेजिस्टर का पैरेलल होता है, क्योंकि कैपेसिटर और रेजिस्टर ऑपोजिट होते हैं। और उसके बाद पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसका ये होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस, ये रेजिस्टर का पैरेलल है। लेकिन कैपेसिटर का पैरेलल होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2, जिस तरह सीरीज का रेजिस्टर का होता है, ऐसे पैरेलल होता है कैपेसिटर का। ठीक है ना, तो ये अब आपको पता है ये दोनों अलग अलग इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टर के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जो रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है वो कैपेसिटर का पैरेलल है, और जो रेजिस्टर का पैरेलल है वो कैपेसिटर का सीरीज है। तो यहाँ पे भाई 15 कैपेसिटर में से 10 लेंगे, सबको पैरेलल में लगाएंगे, 15 × 10, तो ये 150 नैनोफैरड बनेगा। नेक्स्ट है यू हैव 20 कैपेसिटर, हर एक की 15 है, 1 फैरड का बनाना। तो भाई देखो ना हम क्या करेंगे, 20 कैपेसिटर में से अगर मैं 15 ले लूं और 15 पे डिवाइड करूं जितनी एक की कैपेसिटेंस है, तो 1 बनेगा। ये हमारे पास होता है C अपॉन में N, क्या होता है C अपॉन में एन, ये हमारे पास रिलेशन होता है C अपॉन में एन। तो यहाँ पे अगर आप लोग सोचोगे ना तो हमारे पास ये कितना आ गया, यहाँ पे C अपॉन में एन, तो C कैपेसिटेंस कितनी है 15 है, फैरिड है, और टोटल 20 है, 20 में से आपने कितने ले लिए 15, भाई हमें बाकी 5 नहीं चाहिए, 15 15 से कट के 1 आ गया। तो मतलब पहली बात है क्या 20 के 20 यूज हुए, नहीं, क्या 20 पैरेलल में नहीं भाई, हुए ही 15 यूज ना। अब वो 15 कैसे लगाए, ये C अपॉन एन ये सीरीज का होता है, कैपेसिटर के सीरीज का होता है, लेकिन रेजिस्टर के पैरेलल का होता है। तो कैपेसिटर का तो सीरीज है ना, तो इसलिए 15 कैपेसिटर इन सीरीज, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मूव करें,
तो हमारे पास अच्छा एक कन्फ्यूजन है, मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट को अभी हो, कि आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, या आर इक्विवेलेंट होता है NR1 के। ये दोनों आ गए कम्बिनेशन रजिस्टर सीरीज के। फिर होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू सोन, या आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R अपॉन में R1 अपॉन में N। ये दोनों फार्मूलाज होते हैं रजिस्टर के पैरेलल। इधर P लिख दिया पैरेलल, इधर S लिख दिया, और पता है ये रजिस्टर है। कैपेसिटर का एक होता है सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सोन, या सी इक्विवेलेंट इक्वल टू NC1। ये दोनों कैपेसिटर के फार्मूलाज होते हैं किसके लिए, पैरेलल के लिए। अब ये रजिस्टर का, ये रजिस्टर सॉरी ये किसके आते हैं, कैपेसिटर के सीरीज के। अब ये रजिस्टर का पैरेलल है, लेकिन कैपेसिटर का ये सीरीज है। और फिर कैपेसिटर का पैरेलल के कैपेसिटर का ये हमारे पास किसका आ गया, ये हमारे पास कैपेसिटर के पैरेलल का आ गया। अच्छा, अब कैपेसिटर के सीरीज का क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इंटू 1/C1 प्लस 1/C2, या सी इक्विवेलेंट विल बी C अपॉन में N। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे स्टूडेंट, ये देखो, जो रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है वो कैपेसिटर का पैरेलल है, चेक कर लो। जो रजिस्टर का पैरेलल है वो कैपेसिटर के सीरीज का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 15 कैपेसिटर और 15 फैरेड हर एक किया, वन निकालना है, तो 15 15 से डिवाइड होकर वन आएगा ना। तो वो हम क्या करेंगे, ये कौन से सीरीज है, तो 15 कैपेसिटर सीरीज में लगाने पड़ेंगे। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है अ कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पीयर फ्लोज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 सेकंड, द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हम लोगों ने निकालना है, करंट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया। तो Q इज इक्वल टू आई टी वाला रिलेशन यूज होगा। करंट कितना है 1, टाइम 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 कूलम का चार्ज हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये हमने क्या निकालना है कि अ कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पीयर फ्लोज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ पीरियड ओवर 5 सेकंड, द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंपोनेंट ओवर दिस ड्यूरेशन। वो हमारे पास I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो Q इज इक्वल टू आई टी हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी, 5 कूलम की बनेगी। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट फ्लोइंग एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम 0 to 5 एम्पेयर। करंट पहले 0 है फिर 5 एम्पेयर है, तो एवरेज करंट का कितना होगा, 0 + 5 एम्पेयर डिवाइडेड बाई 2। तो 5/2 कितना हो गया, 2.5 हो गया। गॉट इट। अब देखो हमने निकालना चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू आई टी होता है ना, तो I की वैल्यू कितनी है, 2.5 है। और टाइम कितना है हमारे पास 5 है, ऐसे ही है, टाइम 5 सेकंड ही है ना। उसके बाद यहाँ से पॉइंट खत्म किया तो 10 आ गया, तो 5 2 ज़ा, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 25/2, जो कि होता है 12.5। गॉट इट। तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, 12.5 कूलम। अब इसको ऐसे नहीं करना है कि Q इज इक्वल डेल्टा आई टी, तो करंट हमारे पास 0 to 5 है, 5 × 5 दैट विल बी 25। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जब करंट दो आ जाए तो उनका एवरेज लिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिकेटेड बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में है। तो यहाँ पे देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिकेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ साथ चलते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होता है, पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारे पास पोटेंशियल मस्ट भी डिक्रीज, तो ये डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर विच इज, ये हमने चैप्टर 13 को डिस्कस किया, ठीक है। इस चैप्टर, ये हमारे पास क्या था, ये चैप्टर 12 था, दैट वाज चैप्टर नंबर 12, ठीक है, यूनिट 12 था। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज चैप्टर नंबर 13। अच्छा, दैट इज नॉट चैप्टर नंबर 16, ये नंबर गलत क्या हुआ, दैट इज चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट 12 के बाद चैप्टर नंबर 13 है। अब देखो 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 16 तो आगे आएगा ना, 15 के बाद वाला 16 चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये अभी 13 है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। अच्छा जी, 13 चैप्टर है, अ वायर 3 मीटर लॉन्ग विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है एज कंडक्टेंस इतनी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। अब यू नो दैट के रेजिस्टिविटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, रेजिस्टिविटी का रिलेशन पड़ा होगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या बन जाती है, RA अपॉन में L। तो यहाँ पे अब देखोगे ना, तो हमारे पास रेजिस्टेंस दी हुई है, लेंथ दी हुई है, ठीक है। और हैज कंडक्टेंस, अब कंडक्टेंस की वैल्यू हमें दी हुई है। कंडक्टेंस आपको पता है, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1/1.125, ऐसा ही है। ये हमारे पास कितना बन गया, 1/1.25। ये पॉइंट खत्म किया, दो जीरो इधर आ गया, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 100/125। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई,
ये हमारे पास आ गई, दैट इज रेजिस्टेंस। अब इसको आप निकाल भी सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 1 to 5, 1 to 5। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितना बनता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बनता है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट पॉइंट लगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे जीरो लगेगी, तो एट सा हमारे पास 1000 बनेगा, ठीक है। तो ये 0.8 बनता है, तो 0.8 ओम की रेजिस्टेंस है। कंडक्टेंस है ना, इससे हमने रेजिस्टेंस निकाल ली। अब देखो रेजिस्टेंस 0.8 की है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास कितना है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर का आ रहा है। ऐसे ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास 2 मिलीमीटर स्क्वायर का आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो एरिया है, ये हमारे पास 2 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे माइनस। अब मिलीमीटर मीटर स्क्वायर में जा रहा है, तो एक दफ़ा 1000 और एक दफ़ा 1000 तो हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास वट यहाँ पे उसकी लेंथ कितनी दी गई है, ये 2 मिलीमीटर है ना, 2 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 रेज माइनस 3, ऐसे ही है। अब ये मिलीमीटर स्क्वायर है, तो एक दफ़ा और 10 रेज माइनस 3 से हो जाएगा, डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी आ रही है, दैट इज़ ऑफ 3 मीटर, ऐसे ही है। तो यहाँ से देखोगे तो ये ऊपर की दुनिया में क्या बनेगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज माइनस 6 और डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो ये पॉइंट ख़त्म किया तो ज़ीरो आ गया, 8 2 बार 16, 16/30 आ गया, और मल्टीप्लाई बाई 10 रेज माइनस 6 आ गया, ऐसे ही है। तो ये कुछ पॉइंट में ही लगेगा ना। अब हमारे पास 16/30 है। अब 16/30 ऑलमोस्ट हमारे पास कितना बनता है, दैट इज ऑलमोस्ट 0.5। तो ये 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज माइनस 6 है, ऐसे ही है। जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं, दैट विल बी 5.53 है ऑलमोस्ट ये। इसको मैं लिख सकता हूँ, पॉइंट को इधर मैं शिफ्ट करूँ तो 5.3। अब लेफ्ट टू राइट गया तो ये 10 रेज माइनस 7 हो जाएगा ना, 10 रेज माइनस 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में राइट ऑप्शन होगा। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 10 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इन 2 सेकंड, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, करंट की वैल्यू भी दे दी है, और हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू दे दी, चार्ज भी दे दी है, कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस भी दे दी है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास, ऐसे ही है। तो यहाँ पे I हमारे पास देखोगे तो I की जगह पे Q अपॉन में T आ गया, और मल्टीप्लाई बाई R आ गया। तो Q हमारे पास कितना है, 10 कूलम, टाइम कितना है 2 सेकंड, R कितना है 20 ओम का, दो 10 बार 10 10 बार 100 आ गया। तो 100 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, दैट इज इन C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 10 कूलम इज पासिंग थ्रू अ वायर ऑफ 2 सेकंड, वायर इन 2 सेकंड एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 200 ओम, फाइंड वी। अब सेम उसी पैटर्न पे है, आप लोगों को वी फाइंड आउट करना है। वी इज इक्वल टू आई आर है। तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या, मैं क्यू अपॉन टी पुट कर सकता है बिल्कुल, और मल्टीप्लाई बाई आर, आर का आर आ गया। क्यू कितना है 10 कूलम का, टाइम कितना है 2 है, रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम। तो दो 10 बार और साथ 100 आ गया, 100 × 10 दैट विल बी 1000 वोल्ट। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। ये आप लोगों से पूछा गया था ई कैट 2008 में। एक क्वेश्चन भी आप लोगों का ई कैट के पास्ट पेपर के अलावा नहीं डिस्कस करूं, सारे के सारे ई कैट के पास पेपर हैं। उसके बाद है, इफ द कलर कोड ऑन अ कार्बन रजिस्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर वाइट वायलेट एंड रेड देन द रेजिस्टेंस विल बी। अच्छा, अब ये बड़ा जरा क्वेश्चन समझने वाला है। अब यहाँ पे देखो, इसके कलर कोड आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। जो हमारे पास ब्लैक है 0, ब्लू का आप पुट कर सकते हो, येलो का 4, ग्रीन का 5 है, और इस तरह करके ना आप सारी वैल्यूज को याद रख सकते हो। तो यहाँ से वाइट वॉयलेट रेड है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का पता है, जो हमारे पास रेड है उसका नंबर 2 है, तो ये थर्ड वाला जो होता है ये नंबर ऑफ जीरोस को बताता है, तो दो जीरो तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला तो नहीं हो सकता, दो जीरो वाला कंसिडर हो सकता है। तो वाइट के लिए 9 है और वॉयलेट के लिए 7 है। अगर रेड जो है, फर्स्ट जो बैंड है ये फर्स्ट डिजिट को शो करता है, वॉयलेट ये सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को, और थर्ड जो है ये नंबर ऑफ जीरोस को शो करता है, और फोर्थ होता है तो वो किसको, वो टॉलरेंस को, जो कि हमारे पास क्या हो सकता है, +-5 या +-10। अगर गोल्ड सिल्वर नहीं है तो +-20। तो यहाँ पे तो टॉलरेंस है ही नहीं है, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि टू रजिस्टर ऑफ 6 ओम ईच इन पैरेलल, द थर्ड रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो सोचो, टू रजिस्टर 6 ओम आर इन पैरेलल, यानी एक ये रजिस्टर, दूसरा ये रजिस्टर, दोनों किस में है, पैरेलल में है, और एक तीसरा रजिस्टर जनाब सीरीज में लगा दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी कंडीशन हमसे बनी पड़ी है। तो यहाँ पे ये भी 6 का, ये भी 6 का, ये 3 का, पहले इन दोनों पैरेलल को हल करो। 1/r इक्वलन विल बी 1/r1 + 1/r2 होता है। आपके लिए इतना कैलकुलेट कर रहा हूँ, हालांकि डायरेक्ट हो जाता है 1 + 6/1/6। तो ये 2 × 1/6 हो गया, 2 ×
1/6 हो गया ना, यहाँ पे देखोगे अगर, तो ये दो 1/6 आ गया, तो यहाँ पे देखोगे 2 × 1/6 है, तो 2 3 ऐसे ही है, ऊपर गया ये 1/R इक्विवेलेंट का है ना, तो 1/3 है, तो आर इक्विवेलेंट का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे 3, और आगे एक सीरीज में 3 है, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर दो हमारे पास पैरेलल में अलग अलग लगे हों, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर जैसे एक लगा हुआ है 2 का, एक लगा हुआ है 3 का, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है और नीचे ऐड किया जाता है, 2 3 = 6 / 5, तो 6/5 डायरेक्ट भी निकल आती है, ये भी याद रखना है। उसके बाद है 3 रजिस्टर इतने हैं, और इन सीरीज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन इतना, द करंट इज, करंट कितना होगा, आपको पता है V = I R है, ठीक है। और यहाँ पे करंट पूछा जा रहा है, करंट हो जाएगा V/R। वोल्टेज कितना है, 0.58 kV है ना, तो 10⁻³ भी आ जाएगा। नीचे आर, अब देखो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में ऐड कर दो, 500 और 300, 800, 800, तो ये 5,800 हो गया, 5,800 हो गया, ऐसे ही है। तो इसकी ये जीरो खत्म करोगे तो दो जीरो नीचे और लग गई। तो अब ऊपर 10⁻³ है, ये 10⁻³ हमारे पास इस तीन सिफरों से कैंसिल हो गई, और ऊपर की दुनिया में कितना बना, 58, और नीचे की दुनिया में बना 580, ऐसे ही है। अब आप खुद सोचो, 58 डिवाइडेड बाई 580 है, तो ये डिवाइड तो नहीं ना होगा, तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगा, पॉइंट लगने से जीरो लग गई, और पॉइंट लगने से एक जीरो लगी, तो 581 जा, तो कितना निकला है, 0.1 एम्पेयर का करंट निकला है। सो एल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर ए नॉन ओमिक डिवाइस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। भाई याद रख लो, ये क्वेश्चन मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, कि जो हमारे पास ओमिक डिवाइस होगा ना, ओमिक का स्ट्रेट लाइन आता है, और जो नॉन ओमिक है उसका नॉट अ स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, उसका स्ट्रेट नहीं होता है। अच्छा, थर्मिस्टर इज है, थर्मिस्टर के पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, अगर बोथ आ जाए तो बोथ को चूज करना है, अगर बोथ ना हो तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, याद रख लो। अगर थर्मिस्टर का आ जाए ना कि थर्मिस्टर हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन अगर बोथ को ऑप्शन ना हो तो किसको चूज करना है, नेगेटिव टेम्परेचर, क्योंकि मोस्टली जो थर्मिस्टर होते हैं ना, मोस्टली उनके होते ही नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, उनका जो अल्फा होता है ना वो नेगेटिव होता है, याद रख लो क्या नेगेटिव होता है, NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है 3 रजिस्टर 50 ओम आर अटैच इन पैरेलल द इक्विवेलेंट। अब देखो 50 ओम के हैं पैरेलल में, अब आपको पता है 1/R इक्विवेलेंट विल बी 1/50 + 1/50 + 1/50, तो कितने बन गए, 3 × 1/50, ऐसे ही है। तो अब ये 1/R इक्विवेलेंट है, जब R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो ये 50/3 हो जाएगा। तो तीन, एक बार तीन, दो इधर गया, तीन 6 × 18, ऐसे ही है, दो बचा तो पॉइंट लगा, ऐसे ही है, जीरो लगा तो तीन, 6 × 18, तो 16.66 कुछ आता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, तो ये सी ऑप्शन 16.6 वाला हो सकता है, और साथ में ओम भी आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है विच इज, अच्छा ये वाला डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते थे, ठीक है ना, जैसे हमारे पास तीन है, तो एक रेजिस्टेंस कितनी है, 50 है, और बाकी टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं, 3 है, ऐसे ही है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से भी ये 16.67 ही निकलेगा, ठीक है, हमने लास्ट पे भी यही बनाया है। देखो ना, 3/50 है, लेकिन ये 3/50 किसका आंसर है, 1/R इक्विवेलेंट का ना, तो R इक्विवेलेंट करेंगे तो ये 3/50 क्या बन जाएगा, 50/3 बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है कि a charge of 1 μC pass through a void of 1 μ in 1 μs, what is the amount of current, you know that current is Q/में T। तो चार्ज हमारे पास कितना, 1 μC, तो 10⁻⁻6 ऊपर आया साथ, टाइम कितना, 1 μs, तो 1 × 10⁻⁻6, वो ये इससे कैंसिल हुआ तो 1 का बचा। बहुत ऐसे बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को बार बार पूछी जाएंगी, बार बार पूछी जाएंगी, ऐसे वैल्यूज कैलकुलेट करना, कि बच्चे को ये चीजें आती नहीं आती हैं, इंजीनियरिंग के अंदर छोटी मोटी ऐसी बड़ी कैलकुलेशंस की जाती हैं, ठीक है ना। यू हैव 10 रजिस्टर अवेलेबल, अवेलेबल है, चाहे अंदर से दो ले लो, तीन ले लो, चार, जितनी मर्जी के यूज कर सकते हो। जब वो ऐसे बोले ना, यू हैव 10 रजिस्टर्स अवेलेबल, तो इसका मतलब है इतने रजिस्टर्स अवेलेबल है, तो वी कैन चूज अप टू अस के जितने हम चूज करते हैं। अगर वो कहते हैं ना, यू हैव टू चूज ऑल रजिस्टर्स शुड बी यूज्ड, तो फिर सारे के सारे होने चाहिए। यू नीड टू फॉर्म अ 2.5 kilo ohm resistor फॉर योर सर्किट यूजिंग अवेलेबल रजिस्टर्स यू कैन कनेक्ट। अच्छा, हमें कितना बनाना है, ये टारगेट सेट कर लो, 2.5 kilo ohm का बनाना है, ठीक है। तो जरा सोचने वाली बात है, जरा सोच के बताना आप लोगों ने। हमारे पास इतने सारे के सारे ये रजिस्टर हैं, अब 10 है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्या ले लूं, अगर मैं यहाँ से 10 रजिस्टर्स के अंदर से
10 रजिस्टर के अंदर से 8 रजिस्टर ले लूं और लगाऊं भी पैरेलल। पहले तो मुझे ये बताओ, आर इक्विवेलेंट पैरेलल का क्या हिसाब किताब होता है? वो होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू सोन, ठीक है। लेकिन जब ज्यादा आ जाए तो फिर क्या होता है बताओ शाबाश? आर इक्विवेलेंट होता है ना, दैट विल बी आर अपॉन में एन, यू नो दैट, ये पता है ना। अब मुझे बताओ आर की जगह हर एक की कितने रेजिस्टेंस है? 20 है। अब मुझे बताओ 20 को किस पे डिवाइड करूं तो 2.5 आएगा। भाई अगर मैं 20 को 8 पे डिवाइड करूं, अब पहली बात याद रख लो, आर अपॉन एन ये पैरेलल का होता है, रेजिस्टर के पैरेलल का होता है। पहली तो बात मैं पैरेलल ले रहा हूं, तो 8 2 बार 16 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, चार बचा, चार बचा ना, तो चार जो है वो क्या करेगा, मतलब 8 4 को डिवाइड नहीं कर सकता तो पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट लगा तो 4 के साथ जीरो लग गई, और 8 5 बार 40, तो यहाँ पे 2.5 बना या ना बना? हर एक रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है, तो जो इक्विवेलेंट निकलेगी, ये जो 2.5 अब निकाली है हमने, ये भी किस में आएगी? किलो ओम में। तो आपने क्या किया, आपने हर एक की रेजिस्टेंस 20 है, 20 किलो ओम, उसमें से 8 लिए हैं, तो 10 के 10 नहीं यूज किए ना, कितने लिए हैं? 8 लिए हैं। तो और लगाए भी किस में है? पैरेलल, ये भी बताया था पैरेलल, तो इसलिए राइट ऑप्शन विल बी 8 8 हमारे पास यूज करेंगे। और 8 किस में हम यूज करेंगे? पैरेलल के अंदर। तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे खुद देख लो, 8 इन सीरीज, 8 सीरीज में लेंगे तो वो तो 8 इंटू 20 हो जाएगा ना, ये तो जाके बनेगा 160 किलो ओम, तो ये वैसे नहीं बन सकता। 4 किलो ओम इन पैरेलल, तो 4 किलो ओम है ना, तो हर एक की कितनी है? 20, और 4 ले लो तो ये तो 4 5, भाई ये तो 5 बनता है, हमने बनाना 2.5 है। अब देखो 8 इन पैरेलल, तो ये 8 इन पैरेलल वाला ही हो सकता है कि 8 पैरेलल में लेने हैं, तो पैरेलल के लिए क्या होता है? आर अपॉन एन, तो हर एक की 20 है और 8 लेने हैं, तो 20/8 का आंसर ही 2.5 बनता है। सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट दैट इज करेक्ट वन, दैट इज बीटा ऑप्शन। फिर है अ थर्मिस्टर विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैंने आपको क्या बताया था कि थर्मिस्टर्स के क्या क्या हो सकते हैं? अल्फा पॉजिटिव भी होता है और अल्फा नेगेटिव होता है, मेरी बात लिख लो। अगर तो आए ना कि थर्मिस्टर हैविंग कोफिशिएंट, तो उनका कोफिशिएंट या उनका अल्फा क्या होता है? तो बोथ पे टिक लगाना है, बोथ पे टिक लगाना है। अल्फा उनका पॉजिटिव भी होता है और अल्फा उनका नेगेटिव भी होता है, लेकिन अगर बोथ वाला ऑप्शन ना अवेलेबल हो तो फिर किसको चूज करना है? फिर नेगेटिव वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मोस्टली थर्मिस्टर का नेगेटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है? अ थर्मिस्टर विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इन ओवन फर्नेस वन द टेम्परेचर ऑफ द ओवन इंक्रीजेस। अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या, वैसे आप सबको पता ही होगा, दोबारा बता देता हूँ। अगर तो अल्फा पॉजिटिव हो ना, इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगर तो अल्फा नेगेटिव हो तो इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। तो अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर ऑफ द ओवन इंक्रीज हुआ है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है विच इज आई गेस चैप्टर नंबर 14। अब चैप्टर नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। अ स्मॉल पैरेलल रेजिस्टेंस शंट, अच्छा शंट का पूछा जा रहा है कन्वर्ट करने का। तो शंट की वैल्यू क्या होती है? दैट इज आई जी आर जी अपॉन में आई माइनस आई जी। इसमें ये जो आई है ना, इस आई को बोलते हैं रेंज ऑफ एमीटर। ये आप लोगों के 2024 के पेपर में भी पूछा गया, दिस आई इज कॉल्ड रेंज ऑफ एमीटर। तो रेंज को बढ़ाने के लिए, रेंज को बढ़ाने के लिए शंट को कम से कम किया जाता है। याद रख लो, ये पेपर में क्वेश्चन था कि रेंज को बढ़ाना है तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि इन्वर्सली है। शंट रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेंज ऑफ एमीटर। जितनी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम होगी उतनी रेंज ऑफ एमीटर ज्यादा होगी। रेंज का मतलब क्या होता है कि एमीटर ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज को भी मैयर कर सकता है। किसकी? करंट की, करंट की बड़ी बड़ी वैल्यूज को मैयर कर सकता है। कैसे कर सकता है? जब आप गैल्वानोमीटर के साथ जो पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे ना, उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंतहाई छोटी होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। जो परमेबिलिटी है ऑफ फ्री स्पेस, ये वेबर पर मीटर में हमारे पास किसके इक्वल होती है? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास 4 पाई इंटू 10 -7 में होता है, तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है कि इफ आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर टू इनफाइनाइट लेंथ एंड रिलेशन बिटवीन बी एंड आर। मैग्नेटिक फील्ड और आर के दरमियान इनवर्स का रिलेशन होता है, याद रख लो, दैट इज बीटा ऑप्शन। इफ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर मूव विद वेलोसिटी 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर इतना, इंड्यूस ईएमएफ विल बी ई इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वी हमारे पास कितना है? वी हमारे पास कितना है? वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 2 मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला, बिल्कुल ऐसा यूनिट है। लेंथ कितनी है? लेंथ
लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, तो इसको मैं कर लूंगा 0.03, ऐसे ही है 10 2 = 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.03, ये पॉइंट खत्म किया तो 100 आ गया, 100 से कैंसिल, 2 3 बार 6 6/10 तो 0.6, राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, गॉट इट गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वोल्ट में आएगा ना, if the voltage V across a galvanometer having resistance G, then the voltage NV, what will be the resistance of galvanometer? resistance of galvanometer N-1 into G के इक्वल होती है, याद रख लो याद रख लो, ठीक है। उसके बाद है इफ अ मैग्नेट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस, अगर किसी मैग्नेट को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगी, रिपल्शन, क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि 7 क्वेश्चन VBL साइन थीटा रिलेटेड टू दैट, एक क्वेश्चन पूछा गया था, चलो ठीक है, 2010 के पेपर में एक इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, देख लो, एक एक चीज नोट की हुई है, एक एक चीज। ए इज इक्वल VBL साइन थीटा मोशनल EMF है, यहाँ से ये हो सकता है कि मोशनल EMF के अंदर से E1/E2 इज इक्वल टू वेलोसिटी 1/वेलोसिटी 2, ये भी हो सकता है, या E1/E2 इज इक्वल टू B1/B2, ये भी हो सकता है, तो इन तमाम चीज़ों को याद रख सकते हो। फिर है द फोर्स F एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर लेंथ L करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई, जब करंट कैरिंग कंडक्टर, दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है भाई इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, एक है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, तो ये कंडक्टर पे फोर्स लगती है, ये चार्ज पे फोर्स लगती है, तो पूछा हुआ है करंट ऑन कंडक्ट करंट कैरिंग कंडक्टर पे, तो वो तो अल्फा ऑप्शन है, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हाई वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल पैरेलल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू गैल्वानोमीटर, तो गैल्वानोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, इधर लिख रहा हूँ, अब ढूंढ लो किधर लिखा हुआ है, RG/I - IG, तो ये हमें नजर आ रहा है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट, सही है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर करंट विदाउट ड्राइंग करंट, वो कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर, ये तो पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन से पूछा गया, पोटेंशियोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम सर्किट या विदाउट ड्राइंग एनी सर्किट डायग्राम, तो एम मीटर कैन फॉर्म फ्रॉम गैल्वानोमीटर, एम मीटर को गैल्वानोमीटर से बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, गैल्वानोमीटर के साथ एक पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस लगाई जाती है, उसको बोलते हैं शंट, और शंट की वैल्यू होती है वेरी लो, तो हाई आर सीरीज नहीं भाई, ना तो हाई होती है ना सीरीज में होता है, लो आर सीरीज, हाँ लो तो होती है लेकिन सीरीज में नहीं होती है, हाई आर पैरेलल, हाँ पैरेलल में होती है लेकिन आर हाई नहीं होती है, लो आर पैरेलल, बिल्कुल रेजिस्टेंस लो भी होती है और पैरेलल लगाई जाती है, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मजा आ रहा है। एस है यूनिट ऑफ टेस्ला, तो यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड के, अब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पर एम्पेयर, और ये हो सकता है हमारे पास किसके इक्वल, दैट इज इक्वल टू टेस्ला, ठीक है, ये हमारे पास टेस्ला के इक्वल हो सकता है, इसकी वैल्यू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अ वोल्ट मीटर इज, वोल्ट मीटर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया, दैट इज, यहाँ पे देते हैं इसको, ये हमारे पास है न्यूटन पर मीटर, तो मैं सेट कर लूँ एक सेकंड, यहाँ पे ये देखिएगा न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, दोबारा सुन ले, बी के पहले तीन नाम होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और एक होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, एक इसका यूनिट होता है टेस्ला, और ये टेस्ला किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर के, तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। फिर है अब वोल्ट मीटर इज, भाई वोल्ट मीटर क्या होता है, इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15, an inductor of 1 Henry is connected across to 20 volt 50 hertz, the peak value of current will be, peak value of current हमारे पास किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 1 हेनरी, किसकी बात हो रही है, इंडक्टर की, तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्स एल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ एल के, क्यों 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 ये क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी का भी जिक्र है, वोल्टेज का भी जिक्र है, तो यहाँ पे क्यों ना मैं ये यूज कर लूँ। अच्छा, इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा, हमने निकालना क्या, पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी आई किसके इक्वल होता है, आई होता है वी अपॉन में आर, आई किसके इक्वल होता है, वी अपॉन में आर, तो वी अपॉन में आर तो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, इंडक्टर की तो रिएक्टेंस होगी एक्सएल, तो पहले आओ एक्सएल निकाल लेते हैं, 2 पाई कितना 3.14 मल्टीप्लाई बाई एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्स की, और हमारे पास एल उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है, दैट इज ऑफ 1, तो ये कितना बन गया 2 × 3 दैट इज 6.25 इंटू 50, ऐसे ही है, तो ये इतनी एज इट इज वैल्यू ऊपर पुट कर देना, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास कितना है, वोल्ट 220 का है, 220 डिवाइडेड बाई
6.25 मल्टीप्लाई बाई 50, ऐसे एक जीरो जीरो से कैंसिल होगी, तो 22/22, अब ये 6.25 है, तो ये पॉइंट खत्म करूंगा, दो जीरो ऊपर लग गई, ऐसे ही है। अब नीचे आ गया 625 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कर लो 625 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 25, 5 दो है हासिल, 5 2 बार 10 और 2 12, 2 1 5 6 बार 30 और 1 31। तो ये ऊपर की दुनिया में क्या बना, ऊपर की दुनिया में बना 31 25, सॉरी, नीचे की दुनिया में 31 25 बनाना, क्योंकि नीचे है 625 × 5, और ऊपर की दुनिया में 22 बना। अब जरा सोचो यहाँ पे, ऊपर हमारे पास कितना बन रहा है, दैट इज ऑफ 22, ऐसे ही है। यहाँ पे देख लो 220 वोल्ट है हमारे पास, वी ऊपर है, और नीचे हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज एक्स एल। अब एक्स एल हमने ये कितना निकाला, दैट इज 2 पाई एफ एल, टू पाई एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय एफ की वैल्यू 50 है, और ये है, तो ये हमारे पास कितना बनता है, दैट इज 6.25 × 50, और इसको हमने यहाँ पे नीचे पुट किया, तो ये 6.25 है ना, 6.25 है। तो यहाँ पे 6.25 को अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 से करूँ, 5 5 पर 25, 5 2 है हासिल, 5 2 बार 10 और 2 12, 1 6 32 31 आ गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट के बाद, 2 पॉइंट के बाद आ रहे हैं 1 2, तो ये 31.5 आया, ऐसे ही है। तो ये बना 22/31.31 पॉइंट। अच्छा, ये फिर जब इसका पॉइंट खत्म किया तो दो जीरो ऊपर भी आए ना, तो या आप इसको ऐसे कर लो, या आप इसको ऐसे कर लो, ऊपर 2200 आया और नीचे कितना बना, 3125 बना। इसको हल कर लो, ये हेक्टिक हो रहा था ना, तो ये कितना बनता है, 0.7 के इक्वल बनता है। लेकिन अगर आप इसका पॉइंट खत्म ना करो, तो ये 31/25 है। तो खुद सोचो कि 31 इसको 22 को डिवाइड कर सकता नहीं, तो पॉइंट तो आएगा ही आएगा, तो ये 1 वाला भी नहीं हो सकता, 1.4 वाला भी नहीं, या 0.5 है। 0.5 कब होता है, जब इसका 50% बचता है, 60 के करीब होता है, लेकिन ये 0.7 के करीब आएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस क्वेश्चन के अंदर दो रिलेशंस यूज होंगे। एक हमारे पास है, हमने निकालना पीक वैल्यू ऑफ करंट है, करंट हमारे पास वी अपॉन में आर होता है, इंडक्टर की बात हो रही है तो एक्स एल आ जाएगा, ठीक है। मैं दो दो वेज बता रहा हूँ, चेक करो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आई इज इक्वल वी अपॉन में एक्स एल है, अब वी कितना 220 है, एक्स एल किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ एल के इक्वल होता है, तो 220 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी 50, और एल की वैल्यू 1 आ गई, ऐसे ही है। अब ये एक जीरो जीरो से कैंसिल हुआ, ऊपर की दुनिया में बना 22, नीचे की दुनिया में क्या बना, 3 * 1 4 को 2 से करोगे तो ऑलमोस्ट 6.28 के इक्वल बनेगा, 6.28 या 25 के इक्वल, और मल्टीप्लाई बाय 5। अब ऊपर की दुनिया में 22, 6.28 को 5 से करोगे तो 31 समथिंग बनता है, तो 22/31 अगर करोगे तो ये कितना बनता है, 0.7 के करीब करीब बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन, मतलब अब देखो ना, 22 को आपने डिवाइड करना 31 पॉइंट समथिंग 23 के इक्वल, तो ये 0.70 के करीब करीब बनता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन इंडक्टर इंक्रीज 2 टाइम द इंडक्टर्स विल बी। अब सोचने वाली बात है भाई, हमारे पास इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का, दैट इज एन स्क्वायर म्यू नॉट ए अपॉन में आई। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंडक्टर इंक्रीज 2 टाइम द इंडक्टेंस विल बी, इंडक्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी। तो भाई सोचो, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन याद रखते जाओ, ये रिलेशंस को याद रखते जाओ। एन स्क्वायर को नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम हो जाएगी, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर करंट अक्रॉस सेकेंडरी, जो करंट अक्रॉस सेकेंडरी है दैट इज डिक्रीजेज दैट इज डिक्रीज्ड। उसके बाद है द फ्रीक्वेंसी यूज इन पाकिस्तान दैट इज 50 हर्ट्स, आपको पता होना चाहिए 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होती है पाकिस्तान में। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर हमारे पास है, उसका इनपुट इतना, आउटपुट इतना है, वी आउटपुट इतना, पावर आउटपुट हमारे पास कितना होगा। यहाँ पे देखो, हमारे पास पावर, हमने आउटपुट को निकालना है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पावर इनपुट आई इंटू वी आ जाएगा, आई इंटू वी आ जाएगा, ऐसे ही है। आउटपुट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक करंट की है 3 और वोल्टेज की है हमारे पास, करंट की 3 है और वोल्टेज की 120 है, तो ये कितना बन जाएगा, 300, 3 2 बार 6, 3 1 बार 3, तो 360 बनेगा। 360 कहाँ पे दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद लेंस लॉ इज डिफाइंड एज के, लेंस लॉ किसको बताता है, लेंस लॉ में बताता है कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ होगी ना, पहले ये सुन लो बाद में ऑप्शन देखते हैं। इंड्यूस ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करती है, अपने कॉज को अपोज करती है। और एक मजे की बात बताऊं, जो लेंजिस लॉ है ना, लेंजिस लॉ, इसने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को डिफाइन किया हुआ है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को पेपर में आ जाए ना कि इंड्यूस करंट डायरेक्शन इज गिवन बाय लेंजिस लॉ, और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इज गिवन बाय फैराडेज लॉ। तो लेंजिस लॉ बेसिकली अब डेफिनेशन पूछी जा रही है, ये नहीं पूछा जा रहा कि इंड्यूस करंट वाला। तो ये सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, कि ये एक्शन रिएक्शन इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन है। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है ट्रांसफॉर्मर है, टर्न रेशियो 100 है, इनपुट साइड पे 500 है, आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड करंट इतनी है। तो आउटपुट पावर हमारे पास कितनी होगी, ये हमारे पास सेम होगी, जिसको हम निकाल सकते हैं इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट को यूज करके। तो पावर हमारे पास किसके इक्वल होगी, V इंटू आई। तो V हमारे पास 220 है, आई हमारे पास 2 है, दैट विल बी 440, और पावर है तो साथ वॉट आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाइल लूप इज प्लेस बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पे ये आपको वाइल लूप शो हो रहा है। इफ द वाइल इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट होगी फ्रॉम क्यू टू पी होगी, क्यू टू पी, क्यू से पी की तरफ हमारे पास होगी। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्यू टू पी, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके राइट हैंड रूल के मुताबिक। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 16। अब चैप्टर नंबर 16 हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में है। यहाँ पे नंबर 1 पे हमारे पास एमसीक्यूज पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इतनी है, इट्स पीक वैल्यू विल बी। अच्छा, वैल्यू ऑफ करंट है तो यू नो दैट के आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई नॉट अपॉन में स्क्वायर रूट टू। तो आई नॉट की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, तो यहाँ से आई नॉट आ जाएगा आई आर एम एस 10 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट टू। अब आप लोगों को पता ही है कि आई नॉट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट टू होता है 1.41, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 14.2। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर वन साइकिल। वन साइकिल में ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, वन साइकिल में ए सी की वैल्यू ओवरऑल जो है वो जीरो होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चोक इज यूज। चोक किसके लिए यूज किया जाता है, चोक को हम बेसिकली यूज करते हैं करंट को लिमिट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज या नन, करंट को लिमिटाइज करने के लिए। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद द वेव लेंथ इज 500 एंगस्ट्रॉम, द दिस विल बी इन रीजन। तो ये कौन सा रीजन पड़ेगा, ये हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम तो विजिबल रीजन में पड़ता है ना। तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 100 किलो हर्ट्ज फेल ऑन अ टीवी एंटीना। टीवी एंटीना पे इतनी हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी पड़ रही है, व्हाट विल बी फ्रिक्वेंसी इंड्यूस इन एंटीना। एंटीना में कितनी फ्रिक्वेंसी इंड्यूस होगी, तो जरा सोचो। हमारे पास टोटल कितनी फ्रिक्वेंसी पड़ रही है, 100 किलो हर्ट्ज की। तो जितनी फ्रिक्वेंसी पड़ रही है उतनी ही इंड्यूस होगी ना हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंटीना है वो फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता, नीचे हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐड किया है। तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज व्हेन डैश इज कनेक्टेड। अब आपको पता है करंट लैग किस में करता है, इंडक्टर के अंदर। और करंट लीड किस में करता है, ये मैं लिख देता हूँ, करंट लैग किस में करता है, इंडक्टर के अंदर। और करंट लीड किस में करता है, ये करता है कैपेसिटर में। तो यहाँ पे तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, तो करंट लैग किस में करता है, इंडक्टर में। और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है। जबकि कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। तो यहाँ पे करंट लैग किस में करेगा, इंडक्टर में। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद एन ऑल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर बिहेव एज। इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, याद रख लो, इंडक्टर बिहेव हमारे पास करता है, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इन ऑल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर्स बिहेव लाइक रजिस्टर, क्योंकि ये भी करंट को क्या करते हैं, ये भी करंट को क्या कर रहे होते हैं, ये करंट को जाया कर रहे होते हैं, जिसको रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बोलते हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटरी इज स्लाइटली ग्रेटर देन द रेजोनेंस, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी देन दैट रेजोनेंस, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। व्हेन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इतनी, पीक वैल्यू अभी बताया था 14.2 होगी, कैसे, आई आर एम एस किसके इक्वल होता है, दैट इज आई नॉट अपॉन में स्क्वायर रूट टू। तो आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी आई आर एम एस 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट टू, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट टू होता है 1.41। तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, 14.2 बन जाता है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद चोक इज यूज टू लिमिटाइज करंट। करंट को भी लिमिटाइज करता है और साथ में क्या वोल्टेज को करता है, नो, सिर्फ और सिर्फ ये करंट को लिमिटाइज करता है। उसके बाद है हमारे पास के एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस पीक वैल्यू वी नॉट इतनी, वी आर एम एस कितनी होगी, यू नो दैट वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन में स्क्वायर रूट टू। वी नॉट की वैल्यू 220 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टू हमारे पास 1.41 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 220 इक्वल
टू 220 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ये 10 एक जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगी, तो 722 कितना हो जाए, 7 2 14 4 1, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो ना, इसको आप ऐसे ही रहने दो कि 220 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 हो गया ना, तो ये बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हम आगे सोल्यूशन करने लगे थे। ये देखो ये पूरा हमारे पास है ना, वी नॉट की जगह 220 और नीचे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर एल की वैल्यू दी हुई हमारे पास है मिली हेनरी में, कैपेसिटेंस दी है एल हमारे पास, सी हमारे पास पैरेलल, इफ एक्स एंड वाई हमारे पास रिलेशन क्या होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस 10 पिको फीडर से कम होगी और इंडक्टेंस बढ़ गई, ओवरऑल इफेक्ट तो सेम ही रहेगा ना, एफ एक्स और एफ वाई सेम होगा। ठीक है, एल सी का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद है इन एफ एम द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैरियर वेव सम बट फ्रीक्वेंसी चेंजेस इज प्रोपोर्शनल टू। एफ एम में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है, क्या चेंज हो रही होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है। और जो हमारे पास है और हमारे पास है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्यूनिंग का रेडियो चेंजेस, रेडियो को ट्यून करने से हम क्या चेंज कर रहे होते हैं, हम कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं। अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन। ये मैं कई बार पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है ना। इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी चेंजेस प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की हमारे पास आ रही होती है प्रोपोर्शन, अभी ऊपर हमने इसको डिस्कस किया है। उसके बाद रिसेप्शन ऑफ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन सिलेक्टेड बाय ट्यूनिंग द ट्यूनिंग नॉब, द टर्निंग द ट्यूनिंग नॉब चेंजेस द, ये किसको चेंज करता है, कैपेसिटेंस को। ठीक है, कैपेसिटेंस को हम चेंज करते हैं रेडियो को ट्यून करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सी जनरेटर प्रोड्यूसेस हमारे पास वोल्टेज एक्स, पीक वैल्यू ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग विल बी। तो आपको पता है हमारे पास एक्स वोल्ट आर एम एस है, तो वी आर एम एस किसके इक्वल होता है, वी नॉट अपॉन में स्क्वायर रूट टू, वी नॉट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो वी नॉट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट टू। वी आर एम एस की वैल्यू एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट टू। सो एक्स इंटू हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट टू, और स्क्वायर रूट टू का मतलब तो 1.41 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1.41। तो ये कहाँ पे दिख रहा है, ये हमें अल्फा ऑप्शन में दिख रहा है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। ये आपको सबको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 18 के द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर इट्स ऑपरेशन। कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं यूज करता, अल्ट्रासाउंड मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज नहीं करता। उसके बाद है कि इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव रिमेन सेम बट इट्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ए ऑप्शन अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट चैप्टर अब हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर 17 के अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन विल बी। अब एक चीज याद रखना है कि जो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बता रहा होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन तो यंग्स मॉडुलस को बताता है। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल वाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट फ्लोज ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। करंट ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से किस में आता है, इंट्रिंसिक के आता है, ये इंट्रिंसिक की प्रॉपर्टी है, याद रख लो। सो यहाँ पे हमारे पास ये डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 के सिलिकॉन इज, सिलिकॉन हमारे पास क्या होता है, दैट इज सिलिकॉन में हमारे पास क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये टेट्रावैलेंट होगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज 10⁻⁴, 10⁻⁴ किस में होती है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर होती है, जो हमारे पास कंडक्टिविटी है। ठीक है, इतने ऑर्डर रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस 10⁻⁴ सेमीकंडक्टर में है। फिर है सेमीकंडक्टर बिहेव एज डैश एट 0 केल्विन, जब उसका टेम्परेचर 0 केल्विन सेमीकंडक्टर का किया जाए तो ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन जो भी होगी कोई यूनिट नहीं होगा, नो डायमेंशन नो यूनिट। उसके बाद हमारे पास कंप्लीटली फिल बैंड दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते होते हैं, दैट इज हमारे पास फोरबिडन बैंड हो सकता है या कंडक्शन बैंड हो सकता है या नन ऑफ दीज। तो हमारे पास कंप्लीटली फिल बैंड इज फोरबिडन बैंड। उसके बाद विच इज नॉट अ ट्राई वैलेंट, ट्राई वैलेंट जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में होंगे। तो हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास ट्राई वैलेंट के अंदर ये बोरोन भी है, इंडियम गैलियम भी है, तो ये सारे हैं। लेकिन जो हमारे पास आर्गोन है दैट इज नॉट ट्राई वैलेंट, ये तो नोबल गैस है। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन रेडोन, दैट इज नॉट ट्राई वैलेंट, इनको जीरो गैसेस बोला जाता है, ये नोबल गैसेस बोला जाता है। अब मटेरियल इन विच अ वेरी लो गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, बहुत लो हो उनको सेमी कंडक्टर बोला जाता है, याद रख लो। वो क्या होते हैं, वो सेमी कंडक्टर होते हैं। एक और मजे की बात है कि अगर हमारे पास कोई कोई गैप ना हो, नो गैप,
तो नो गैप किसके दरमियान में होता है? कंडक्टर्स के बीच में कोई गैप होता ही नहीं है, ओवरलैप होता है क्या क्या? कंडक्शन और वैलेंस बैंड। और इंसुलेटर के बीच में ह्यूज गैप होता है, तभी तो कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता और कंडक्शन होती नहीं है। अगला, ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी यूज एज पावर सोर्स। ट्रांजिस्टर को हम इन्वर्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं, एम्पलीफायर के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको ट्रांजिस्टर को स्विच के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इसको हम किसके तौर पे यूज कर सकते हैं? स्विच के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास से जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज पावर सोर्स, कि भाई ट्रांजिस्टर को हम यूज नहीं कर सकते, किस किस की तरह यूज नहीं कर सकते? पावर सोर्स की तरह नहीं, स्विच की तरह भी, एम्पलीफायर की तरह। आगे है एसी वोल्टेज फेड इनटू अ सिंगल डायोड रेक्टिफायर, द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर विल बी। अब देखो, एसी फेड इनटू अ सिंगल डायोड, सिंगल डायोड किस में होता है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। फुल वेव के अंदर तो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, दो सेंटर टैप में, चार फुल वेव में। तो सिंगल डायोड किस में होगा? हाफ वेव में। और इसमें इनपुट की फ्रीक्वेंसी आउटपुट के इक्वल होती है, ये भी ईकैट में एक दफा पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, बल्कि यहाँ पे चैप्टर वाइंड अप हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास 18 है। हमारे पास 18 चैप्टर के अंदर आ जाता है ट्रांजिस्टर इज बेसिकली, जो ट्रांजिस्टर होता है वो बेसिकली वोल्टेज एम्पलीफायर उसको बोला जाता है। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है एल डी आर इज अ सेंसर फॉर लाइट, लाइट के लिए होता है हमारे पास सेंसर, ठीक है। ये बुक लाइन है जनरल, आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और ये ई कैट के 2007 और 2011 के अंदर आया हुआ था। फिर है इन नॉर्मल बाइस कंडक्टर डिवीजन ऑफ करंट विल बी, ये बहुत फेमस रिलेशन आपके पीटीबी के ऊपर भी लिखा होगा कि दैट विल बी, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? दैट इज आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। हमारे पास ये जो डेल्टा ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट हैविंग इनपुट, गेट हैविंग इनपुट वन वन एंड आउटपुट इज जीरो। दोनों वन वन है लेकिन उसका आउटपुट हमारे पास जीरो आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा? तो याद रख लो, ये एक्सक्लूसिव और भी हो सकता है और ये नॉर भी हो सकता है, तो बोथ बी एंड सी। उसके बाद इनपुट वन वन है, ठीक है, और आउटपुट वन आ रही है, तो ये किस में हो सकता है? ये और में भी ऐसे होता है, आपको पता है, वैसे तो एंड में होता है लेकिन एंड है ही नहीं, ठीक है। उसमें भी होता है, और में भी होता है, और साथ में एक्सक्लूसिव नॉर में भी होता है। तो डेल्टा ऑप्शन बोथ ए एंड सी विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट? डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम किसको यूज करते हैं? रिवर्स बाइस फोटो डायोड को यूज किया जाता है, याद रख लो। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डायोड्स द ग्राफ इज ड्रॉन इन बिटवीन। डायोड्स में ग्राफ किस किस के दरमियान में ड्रॉ किया जाता है? ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट अल्फा ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में। उसके बाद रिवर्स बाइस पी एन जंक्शन एक्ट एज, उसको हम क्या बोलते होते हैं? उसको हम बोलते होते हैं ऑफ स्विच, ऑफ स्विच बोलते होते हैं, ठीक है। रिवर्स बाइस का, रिवर्स बाइस में करंट जीरो होता है ना, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। फिर है अ नॉर गेट इज ऑन व्हेन द ऑल इनपुट्स आर। नॉर गेट में कब ऑन होता है? जब सारी की सारी इनपुट ऑफ हो, तब नॉर गेट में हमारे पास ऑन होगा। और नॉर गेट कब ऑन होता है? जब सारी इनपुट्स ऑफ हो, यानी जीरो पे हो। ये ट्रुथ टेबल आपके पास है, 001 है, 011 है, यानी जब सेम आ जाएगा तब हमारे पास वन है, जीरो जीरो वाला, और अगर सेम वन वन आएगा तो जीरो आएगा। तो ये हमारे पास गेट बेसिकली किसका होता है? ये हमारे पास अगर सोचो तो जीरो जीरो हमारे पास जीरो है, जीरो वन हमारे पास, जीरो वन हमारे पास किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो उसके बाद वन जीरो भी जीरो है, और वन 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 के इक्वल होता है। तो ये एंड के अंदर ऐसा होता है, एंड के अंदर ऐसा होता है। लेकिन एंड में अगर जीरो को वन बना दूं, जीरो को वन, इस जीरो को वन और इस वन को जीरो बना दूं, तो एंड को इन्वर्ट किया तो नैंड बन गया ना। तो ये एंड वाली, ये जो जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो एंड वाली है, ये किसकी आउटपुट होगी? ये तो नैंड की होगी, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एंड की क्या हो सकती थी? जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो और वन वन वन, ये एंड की आउटपुट है, एंड की, ठीक है। ये हमारे पास एंड की आ रही है, समझ रहे हैं ना आप यहाँ पे। और ये हमारे पास नैंड की आ रही है, क्यों? क्योंकि आप देखो ना, एंड की सारी आउटपुट को इन्वर्स कर दिया गया, जीरो वन जीरो वन जीरो वन और वन जीरो बन गया, तो ये नैंड का बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है दैट इज के ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन बी यूज एज इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, कंपेरेटर और ऑल ऑफ दिस। ये डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रुथ टेबल, ये वाला किसके इक्वल होगा? ये अगेन आप लोग देख लो, तो ये हमारे पास किसके इक्वल बनता है? दैट विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास नैंड के इक्वल है, ये भी बता के हैं। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी रिपीट होने के चांसेस हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, के द ट्रूथ टेबल इन द फिगर। ये हमारे पास ट्रूथ टेबल किसको बता रहा है? तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट को बता रहा होता है। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये एज इट इज आपके सिलेबस में बना, विच ऑफ द सिंगल गेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू। ये पूरे का पूरा हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा? तो याद रख लो, यहाँ पे हमारे पास ये क्या लगे हुए हैं? दैट आर नॉर, नॉर है, और यहाँ पे एक नैंड लगा हुआ है, तो ये हमारे पास
पास किसके इक्वल बन जाएगा, दैट विल बी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, या ये हमारे पास बनेगा दैट विल बी और गेट के इक्वल, ये हमारे पास और गेट के इक्वल बनेगा, याद रख लो, ठीक है। अब हमारे पास अगर तो एक नैंड गेट है, एक नैंड गेट है, याद रख लो, आपको एक बड़ा मजे का एक टेबल बना के देता हूँ। एक नैंड गेट है ना, एक नैंड गेट है, ठीक है, तो ये नॉट के इक्वल होता है। और अगर दो नैंड गेट है ना, दो नैंड गेट है, तो ये एंड के इक्वल होता है। और अगर तीन नैंड गेट है, तो ये हमारे पास और के इक्वल है। तो यहाँ पे तीन नैंड गेट तो नहीं है, दो हमारे पास नॉर गेट है, और एक हमारे पास नैंड है, लेकिन इनका इफेक्ट भी सेम होता है, इनका इफेक्ट भी सेम होता है, ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं, नॉर और नैंड। तो तीन अगर कहीं पे आपको यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स नजर आ जाए ना, यानी दो नॉर है और एक नैंड है, तो वो बनेगा और ही, क्योंकि तीन नैंड भी और के इक्वल होते हैं, या एक नैंड प्लस दो नॉर, ये भी किसके इक्वल होंगे, और के, या दो नॉर और एक नैंड मिले तो फिर भी बन के तीन ही ना, दो और एक तीन, दो नॉर थे और एक नैंड था, ये भी और ही बनाएगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रूथ टेबल ऑफ, ये हमारे पास ट्रूथ टेबल किसके इक्वल होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 के, ये ट्रूथ टेबल किसके इक्वल होगा, तो याद रख लो ये हमारे पास होगा एक्सक्लूसिव और के इक्वल, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 19 की तरफ चले हम, बहुत बुक रीडिंग ही है, सिंपल। पहला कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड किस पे कर रही होती है, ये इंटेंसिटी पे सिर्फ डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डबल द फोटोन एमिशन विल बी डबल, तो ये भी डबल हो जाएगा इंटेंसिटी को डबल करने से, ठीक है। उसके बाद है द पेंडुलम पॉइंट वन नाइन सी है टाइम पीरियड 1.8, व्हाट विल बी पीरियड ऑफ इनिशियल फ्रेम, इनिशियल फ्रेम का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1.8 ऑलमोस्ट 2 सेकंड के करीब है, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे नीचे कैलकुलेशंस भी की हुई हैं। अब बॉडी विद वेलोसिटी इतनी है, इसी ऑब्जर्व टाइम ऑफ एन इवन वर्क प्रॉपर टाइम 1.8 सेकंड, यहाँ पे इसमें अगर आप वैल्यूज को पुट करोगे, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितना बनेगा, इसी तरह का अभी क्वेश्चन किया, दैट विल बी 2 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज डबल द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डबल, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी भी डबल हुई है, तो उससे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी को डबल करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू लाइट इट एमिट इलेक्ट्रॉन द मैक्सिमम एनर्जी डिपेंड अपॉन, ये फोटोन पे डिपेंड कर रही होती है ना, फोटोन पे, ऐसे ही है कि फोटोन की एनर्जी कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, या उसकी इंटेंसिटी पे, या एरिया ऑफ मेटल सरफेस, सब पे, तो ऑल ऑफ दीज डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही होती है ना। तो यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे वो खाली फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं करती, एरिया पे भी नहीं करेगी, तो ये वेवलेंथ हमारे पास अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ये हमारे पास फोटोन की वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। व्हेन अ मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू लाइट इट एमिट इलेक्ट्रॉन द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन विल बी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती, एरिया और यहाँ पे वेवलेंथ और ऑल ऑफ दीज। अब ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर अ गिवन पार्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेट मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू ब्लॉक्स ऑफ आयरन हीटेड, एक 200 पे हीट किया गया 400 कंपेयर टू 200, जो 400 वाला ब्लॉक है उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, 400 का टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, एनर्जी भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, एनर्जी, लेकिन लैम्डा उसकी कम हो जाएगी, तो 400 वाले की क्या होगी, स्मॉलर वेवलेंथ होगी। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी स्मॉलर वेवलेंथ, कहाँ पे दिख रहा है, स्मॉलर वेवलेंथ सी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, ए वाला सेम है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड वाले का टेम्परेचर कम है, जिससे उसकी एनर्जी भी कम होगी, लेकिन लैम्डा उसकी ज्यादा होगी, ठीक है, 200 वाले। उसके पूछा कंपेयर टू 200, 200 के मुकाबले में जो ब्लॉक 400 है उसकी क्या रेडिएशन होगी, तो भाई 400 वाले की बतानी है, तो 400 वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, लेकिन उसकी लैम्डा कम होगी, मतलब स्मॉलर होगी ना, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाता है, दैट इज चैप्टर नंबर 20, द रेंज ऑफ विजिबल वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास कितनी होती है, ये आप सब जानते हो कि ये हमारे पास 400 टू 750 नैनोमीटर है, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एनर्जी एक्वायर्ड बाय चेंज ऑफ पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, वी इक्वल डब्ल्यू अपॉन में क्यू, और एनर्जी के लिए डब्ल्यू इक्वल क्यू वी बन जाएगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गया, क्यू वी के, तो क्यू हमारे पास कितना है 2 ई, और ये 5 है, तो ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा, कितना बनेगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हो, ये हमारे पास क्या बन सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना,
तो यहाँ पे देखो 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 जाउल होते हैं ना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 10 उस -19 में से एक कम होकर -18 बच जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास व्हेन द वेव नंबर ऑफ लाइट इतना है द वेव लेंथ विल बी। अब आपको पता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1 में लैम्डा है, ठीक है। तो लैम्डा हमारे पास कितना हो जाएगा 1 में वेव नंबर। तो वेव नंबर कितना है 1 में 5 इंटू 10 + 6 ऊपर गया तो 1/5 कितना होता है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द माइनस 6 ऐसे ही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द माइनस 6 है ना। तो इसको मैं 2 इंटू 10 टू द माइनस 7 भी लिख सकता हूँ बिल्कुल। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई एनर्जी फोटोन एमिटेड ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन, इसको भी क्या बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज बोलते हैं। सो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है विच इज अबाउट, बल्कि आगे चैप्टर नंबर 21 आ जाता है कि हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं प्रोटियम भी बोलते हैं H11, ठीक है। प्रोटियम इज H11, ड्यूट्रियम या ड्यूट्रॉन इज 21 और ट्रीटियम इज 31, ठीक है। तो हाइड्रोजन को तो प्रोटियम बोला जाता है ना। फिर रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डैश विद टाइम, रेट ऑफ डिके बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ डिके डिक्रीज होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर यूरेनियम 9235 ऑफ द न्यूट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स विल बी। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन्स टू न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन नीचे है, न्यूक्लियॉन नीचे आ रहा है, ठीक है। ऊपर न्यूट्रॉन्स आपने बताने हैं और नीचे न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन में क्या आ जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को क्या बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 235। मतलब नीचे की दुनिया में तो 235 आएगा, इधर नीचे की दुनिया में 143 है, ये नहीं आ सकता। इधर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। बी और सी में से एक होगा। चेक करो 1 2 3 4 4 सालों में आया हुआ है। तो अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालते हैं एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। एटॉमिक मास है 235 और ये है 92, तो ये हमारे पास कितना बनता है दैट इज 143। 143 के करीब बनता है ना। तो ये हमारे पास आ गया 143/235। ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये हमें बीटा ऑप्शन में दिख रहा है। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है प्रोटॉन इज एज्यूम टू बी मेड अप ऑफ क्वार्क्स, प्रोटॉन के अंदर कितने क्वार्क्स होते हैं, दो अप और एक डाउन होता है। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर है व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड मास ऑफ मास नंबर और चार्ज नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रख लो जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, हीलियम होता है 4 2, यहाँ पे 4 मास हमारे पास होता है और 2 चार्ज होता है। तो याद रखिएगा जब एमिट हो रहा है, एमिट हो रहा है तो 4 गुना मास कम होगा और 2 गुना चार्ज कम होगा। तो ये डिक्रीज बी ऑप्शन, क्योंकि एमिट हो रहा है ना। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सोर्स इनिशियली कंटेन एंड नॉट न्यूक्लियर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड है, हाउ मेनी ऑफ दीज न्यूक्लाई हैव डिकेड आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 3 हाफ लाइफ। ये चीज मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूँ। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ डिकेड N0/2 हो जाएगा, फिर N0/4 हो जाएगा। तो 3 हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो जाएगा दैट विल बी 7 N0/8। तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस वाइंड अप हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, that was all about your 12 physics, that was all about your 12 physics ऑल ई कैट पास पेपर विद योर वीडियो सोल्यूशन, जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो सोल्यूशन बनाया 12 फिजिक्स के ई कैट के तमाम पास्ट पेपर को हमने इस एक वीडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका सोल्यूशन किया। यानी हम लोगों ने इस एक वीडियो में 12 फिजिक्स के ऑल ई कैट पास पेपर को किया विद सोल्यूशन, विद सोल्यूशन आप लोगों को करवाया। यानी 12 फिजिक्स के सारे ई कैट के पास पेपर आप लोगों को करवाए गए जो 2020 से पहले पहले आए हुए थे। अब 2020 के बाद 2021, 2022, 2023, 2024 इनके भी पास पेपर लाइव क्लास में करना चाहते हो, लाइव क्लास में डिस्कस करना चाहते हो और इसके बाद पूरी रिवीजंस करना चाहते हो, क्विक रिवीजंस करना चाहते हो, तो आप लोग हमारे बैच में आ जाओ। अभी भी आप लोगों के पास कुछ दिन पड़े हुए हैं, तो जिसमें आप लोगों को यूईटी का ए कट 1 भी तैयार करवा देंगे, 2 भी तैयार करवा देंगे। आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी, इस लेवल की आपको तैयारी करवा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, इसके बावजूद आप लोगों ने अब खुद भी बहुत अच्छी मेहनत करनी है। और इसके बावजूद आप लोगों को ये भी मैं कह रहा हूं कि आप प्रीमियम बैच में आ जाओ। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि आप यूट्यूब पे जितने भी हमारे ये वीडियो सुन रहे हो ना, ये मोर देन इनफ है, बहुत इनफ है आप लोगों के ई कैट को क्लियर करने के लिए। लेकिन इसमें ये हो सकता है ना कि आपने पहले चीजें पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो आप एवरेज में आ सकते हो, क्योंकि जरूरी तो नहीं है इस अब यूट्यूब के ऊपर हम आपको क्या करवा रहे हैं, सारे के सारे ई कैट के पास पेपर करवा रहे हैं। तो ई कैट पूरे का पूरा अपने पास पेपर में से थोड़ी ना आएगा, कुछ नई चीजें भी तो अपडेट होंगी ना। तो उसके लिए हमारे प्रीमियम बैच में आ जाओ, उसके लिए आपकी 110% तैयारी हो जाएगी। इस नंबर को नोट कर लो सारे स्टूडेंट, अभी वीडियो को पॉज करो, इस नंबर को नोट कर लो। अच्छा एक चीज है, अगर आप लोगों को समझ में आता है ठीक है, तो बस कोई इशू नहीं है, यूट्यूब पे भी सुनते रहो। अब देखो हमारे बैच में ना 2020 के बाद 2020
21, 22, 23, 24, इन तमाम ईयर के सारे पास पेपर, ओरिजिनल पास पेपर लाइव क्लास में आपको करवाए जाएंगे। लाइव क्लास में एक टीचर आप लोगों को इन तमाम ओरिजिनल पेपर को करवाएगा, वीडियो सोल्यूशन होगा। उसके बाद आप लोगों की तमाम 11+12 फिजिक्स की तमाम रिवीजन होगी, 11+12 मैथ की तमाम रिवीजन होगी, 11+12 कंप्यूटर साइंस की, 11+12 बायो की, 11+12 केमिस्ट्री की, ऑल इंग्लिश की रिवीजन होगी। और उसके साथ साथ ये सारे पास पेपर सारे सब्जेक्ट्स के करवाए जाएंगे। तो इतनी ज्यादा ऑथेंटिक प्रिपरेशन आपको पास एजुकेशन सिस्टम ऑफर करता है। जस्ट 6,000 के अंदर इसकी फीस होती है, एक दफा पे करनी है, उसके बाद आपको हमारे सेशन में एनरोलमेंट मिल जाती है। आपको इससे ज्यादा कंटेंट, पास एजुकेशन सिस्टम जितना कंटेंट या इससे ज्यादा कंटेंट कहीं पे नहीं दिखेगा। ये है पास एजुकेशन सिस्टम जो आपके लिए इतना ऑथेंटिक कंटेंट लेके आता है, इतना रेलिवेंट लेके आता है। तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये रिजल्ट्स हमारे आ रहे होते हैं। तो आप लोग भी हमारे इस बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनिए, हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बनिए, और आप लोग भी बहुत तगड़ा रिजल्ट लेके आओगे। पाकिस्तान में टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज में पढ़ोगे, स्कॉलरशिप पे पढ़ोगे, और साथ में आप लोग उधर डिजायर्ड फील्ड के अंदर जाओगे। नस्ट में 1,000 के करीब हमारा स्टूडेंट पिछले साल गया है, यूईटी में 1,400 के करीब हमारे स्टूडेंट गए हैं। तो ये रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। तो आप लोग भी अगर इस तरह का रिजल्ट लेके आना चाहते हो तो हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। आप लोगों को जितना कंटेंट यूट्यूब पे डाल के दे रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा चीजें हम अपने प्रीमियम बैच में करवा रहे होते हैं। और याद रखिएगा, इतना हमारा जो प्रीमियम बैच है, इससे ज्यादा प्रीमियम आपको क्वालिटीज नहीं मिलेंगी। 6,000 में इतनी 6 लाख वाली फीचर्स आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं। और यूट्यूब पे हम जितना कंटेंट डाल रहे होते हैं ना, इसका आधा कंटेंट लोग अपने प्रीमियम बैच में बेच रहे होते हैं, याद रखिएगा। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम है जो यूट्यूब पे भी इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डाल रहा है, और प्रीमियम बैचेस भी। आप लोगों ने लास्ट पे मुझे रिजल्ट ला के दिखाने हैं इंशाल्लाह ताला, 300+, 350+, 280, 290, 250+। इस नंबर को सेव कर लो। जितनी मेहनत आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं ना, यू कैन नॉट इवन थिंक कि हम वो कितनी चीजें एफर्ट्स आप लोगों के लिए कर रहे हैं। इस नंबर को सेव कर लो, पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ। और इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोगों ने अपने रिजल्ट शेयर करने हैं। आप लोगों की प्रॉपर एक कैरियर काउंसलिंग करेंगे। इधर एक्सपर्ट बैठे हुए इंजीनियर्स वगैरह जो आपको बेहतरीन गाइडलाइन दे सकते हैं कि इतने मार्क्स पे आपके लिए डिजायर्ड फील्ड कौन सी बेहतर होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाजत, और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबका ईकर बहुत बेहतरीन हो, बहुत बेहतरीन हो। जितना आपने पढ़ा है उससे ज्यादा आपके मार्क्स हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।